Welcome to Study Glow. So today we will start very much important topic, ना कि सिर्फ यूपीएससी के लिए, जेकेपीएससी, जो अभी आप स्टेट एग्जाम्स पढ़ रहे हैं या आप आर्मी डिफेंस एग्जाम्स पढ़ रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं। ये बहुत एक बर्निंग टॉपिक है बिकॉज यहाँ से हर एक एरिया में एक एक टॉपिक ज़रूर बनेगा, और अगर मेंस लिख रहे हो वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल सवाल बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा आज का टॉपिक है कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये कैसे इम्पैक्ट डालेगी, ये कैसे रिफॉर्म करेगी जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को। फर्स्टली मैं आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नेशनल पॉलिसी समझ भी आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एजुकेशन सबसे पहले क्या था, एक स्टेट लिस्ट में था। बट उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये हर जगह इंपॉर्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों ही जगह है। तो हमने क्या किया, इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि एज यू नो जब भी हमें कोई चेंजेस लाने हैं, जब भी हमें कोई न्यू चीज़ को क्रिएट करना है, तो हमें एक अमेंडमेंट के थ्रू लाना पड़ता है। तो एक 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, जिसमें ये एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बन गया। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेशनल पॉलिसी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका एम्फेसिस क्या है, क्या ये चेंज करने की कोशिश कर रही है, ये रिफॉर्म कर रही है कि जो क्रैमिंग है, सिर्फ आपका रटिफिकेशन बेसिस पे जो आपकी थिंकिंग है, उसको हटा के क्रिटिकल एनालाइज एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और एक्सपेरिमेंटली भी उनको देख पा रहे हो, उस टाइप की एक थिंकिंग स्टूडेंट्स में क्या करना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है। अभी कैसे बनी, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, किसने किया, ये जो चीफ थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको हम इसरो कहते हैं, उन्होंने इसको एक ड्राफ्ट के फॉर्म में बनाया। इसका एक सिंपल डिज़ाइन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, दैट इज 5+3+3+4 डिज़ाइन। आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल। सो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड हुई, पहले शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। सपोज बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है या यूनिवर्सिटीज़ है, कहीं पे कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, हम उसको शेयर कर सकते हैं दूसरी जगह पे, या टेक्नोलॉजीज हो रही है, ऑब्वियसली हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो हम जो रिसर्च, जो भी हम टीचिंग्स अपनी शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो वेस्टेज कम होगी, दूसरा क्या होगा, हम सबको एक मिलके अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। देन हमने एक टारगेट सेट किया है, दैट इज आपका 2040 टारगेट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो बाय लिंगुअल टीचिंग प्रोसेस। बाय लिंगुअल क्या होता है, देखो अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बट लैंग्वेज उनके लिए क्या बन जाता है, बर्डन बन जाता है, एक हडल बन जाता है उनके रास्ते में। सो इसीलिए हम एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इनिशियली बच्चों को मदर लैंग्वेज में समझाया करेगा, बाद में वो कोई भी अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकती है। अब ये हेल्पफुल होगा सिस्टम किन के लिए, पेरेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी अगर हम अक्रॉस द इंडिया एक सेम एजुकेशन पैटर्न रखेंगे, तो अगर अब कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो रही है उनके पेरेंट्स की, जब सेम प्रोसेस है, तो कोई डिफरेंसेस क्रिएट ही नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स किसी के लिए भी क्रिएट नहीं होगी। नाउ अंडरस्टैंड कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे हमने 3+2 क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारे पहले जो इनिशियल ईयर्स होंगे एक बच्चे के, बिल्कुल छोटे वाले ईयर्स होंगे, हम आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, जिसे हम कहते हैं कि घर के माहौल जैसा ही, वहाँ पे बेसिक मदर लैंग्वेज में और कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब कुछ लर्न करे, कुछ उनको राइम्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स का उनको समझाया जाएगा, और मेन फोकस दिया जाएगा उनकी फिजिकल ग्रोथ पे, और उनको अच्छी न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड की जाएगी। देन आपकी एक प्रीपरेटरी स्टेज होगी जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उनको अब मैथ सिखाएंगे, साइंस सिखाएंगे, बाकी सब चीज़ें सिखाएंगे। मिडल स्टेज में हम क्या करेंगे, उनको इनोवेशन से कनेक्ट करेंगे, उनको थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर क्रिएट करेंगे। और सेकेंडरी लेवल में हम उनको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे आप आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन फील्ड्स में हम उनको स्टार्ट करेंगे उनका जाना। अब हायर एजुकेशन में कैसे इम्पैक्ट डालेगी, अर्लियर यू नो कि अगर कोई बेचारा ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है बट आगे की स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो बेचारे का कंप्लीट लॉस था। बट अब ऐसा नहीं होगा,
उसे एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 2 साल पूरे करता है तो उसे एक डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो एक ऐसा प्रॉपर चैनलाइज होगा कि जो भी ईयर या जो भी टाइम वो अपनी ग्रेजुएशन में बिताएगा वो वेस्ट नहीं कहलाया जाएगा। और जो उसका 1+ ईयर जो उसको दिया जाएगा वो उसका रिसर्च के लिए, उसको प्रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि आगे जाके तो उसको रिसर्च ही करनी है। उसके लिए उसको एडवांस में क्या कराया जाएगा, प्रिपेयर करवाया जाएगा। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस बन जाएगी, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अंदर से चीज़ें सीख पाएगा, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ पाएगा और एक बेटर वे में अपनी लाइफ को लीड कर पाएगा। बिकॉज हम मोस्टली क्या प्रॉब्लम देखते हैं, हम हर किसी की क्वालिटीज़ को एक ही तराजू पे तोलते हैं। हम सभी अलग है, हम सबके अंदर क्वालिटीज़ अलग है, हम सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ अलग है, हम सब बहुत यूनिक है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए इंडीड जो हमारी इनर कैपेबिलिटीज़ को एक फ्रीडम दे, ताकि हम वो चीज़ें चूज़ कर पाए जो हमें लगता है कि हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे हर कोई अपनी फील्ड में एक बेस्ट इंसान क्रिएट। अब जो हमारा अब जो हमारा मेन मोटिव और आज का टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिसी। जो नई नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन की, वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी हायर एजुकेशन इन इंडिया की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एजुकेशन, नॉलेज जनरेशन, इनोवेशंस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनोवेशंस में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी और रिक्वायर्डनेस है। हमारे यहाँ जो आप देख सकते हो कि 1000 से भी ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और उनमें से बहुत सारी नेशनल इम्पोर्टेंस की भी है। और डे टू डे जो हमारी क्वालिटी है यूनिवर्सिटीज़ की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी 29 जुलाई को, इसने एक तरीका चेंज किया। इसने सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि हमें कहाँ पे क्या पिलर्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे लूप होल्स है और कहाँ पे हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को और बेटर बना सकते हैं और इंडिया को एक और बेटर नेशन बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को एक बेटर वे दे सकते हैं, ताकि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसका प्रदर्शन ज़्यादा बेटर वे में कर पाए, उनकी इनर कैपेबिलिटीज सामने निकल के आए। तो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना है, क्योंकि जो रिसर्चर्स है वही तो हमारे फ्यूचर क्रिएट करेंगे, वही तो हमारे लिए न्यू इन्वेंशंस या न्यू इनोवेशंस का इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हम किसको दे रहे हैं पार्ट, कि जो रिसर्च इंडस्ट्रीज वगैरह है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उनको। सेम वे में हम देखते हैं जैसे डीआरडीओ है आपका, या हमने इसरो का देखा, दे आर डूइंग वेरी वेल। या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो बहुत बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने पैंडेमिक जो कोविड की सिचुएशंस में देखा, हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स या काफ़ी अच्छे एंटीवायरसेस प्रोटेक्शन या पीपीई किट्स वगैरह या बाकी सब चीज़ें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इनोवेट की। उससे क्या हुआ, हमारे नेशन का भी फायदा हुआ और बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड को भी एक बहुत अच्छी बेनिफिशरी हुई। बिकॉज ऑब्वियसली अगर रिसर्च अच्छी हो तो वो बेनिफिट करती है एंटायर ह्यूमैनिटी को। सो देन वी विल अंडरस्टैंड क्या है कि हमें अब सिर्फ टेक्नोलॉजी में लाइक माइंडेड नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स है तो आर्ट्स के आर्ट्स स्ट्रीम तक ही रहेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स तक ही रहेगा। अब हमारा नया एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हो लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप वो चूज कर सकते हो। और सेम वे में आप अगर आर्ट्स पढ़ रहे हो, आपको बायो बहुत पसंद है, आप एक एक्स्ट्रा बायो सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है चीज़ों को और हमें क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है, ताकि हम और बेटर वे में ग्रो कर पाए और हम स्टूडेंट्स को और बेटर वे में एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाए। हम करेंटली कोशिश कर रहे हैं 26 से 50% पे ग्लोबली एनरोलमेंट करने की 2035 तक, ताकि हम और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे स्केल पे क्या कर पाए, अपनी हायर एजुकेशन को एक अच्छा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर पाए। देन हम देखते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हम अभी तक का सबसे ज़्यादा, हाँ अभी तक का हम मोस्टली सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी, जो आप जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, खर्च करने वाले हैं। ताकि ये क्या करेगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं है कि सिर्फ नई यूनिवर्सिटीज़ या नई चीज़ों को, बल्कि जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको भी हमें क्या करना है, रेनोवेट करना है
और वहाँ पे भी क्या प्रोवाइड करने, बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर एग्जाम्स तरीके, बेटर इवैल्यूएशंस के तरीके, ओवरऑल हमें क्या फोकस करना है एक नई काइंड ऑफ वे पे। और डेफिनेटली हमारे फोकस रहेंगे जैसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंडस्ट्री कनेक्शन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। हमें सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें कन्फाइंड फील्ड तक नहीं, उन्हें एक ऐसी तरीके की डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली वो क्या कर पाए, अपनी जो भी उनकी यूनिकनेस है, उनका टैलेंट है, उनकी एजुकेशन है, उसको और बेटर वे में सामने दिखा पाए। सो हाँ, हम कह सकते हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इसका इंडिया में। और डेफिनेटली ये क्या करेगी, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करेगी। आपने अभी भी बहुत डे टू डे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिसर्च एकेडमीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा रही है, या न्यू न्यू टेक्निक्स को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को और बेटर वे में इस्टेब्लिश कर पाए। और विद इन कमिंग ईयर्स आप देख पाओगे कि जो इंडिया का फ्यूचर है इन फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, इवन इन बेसिक एजुकेशन ऑल्सो, हम बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।